मित्रों, जब हमारे पास कोई एक्यूट एमआई का केस आता है तो हम उसमें बहुत एक्टिवली इंटरवीन करते हैं और ये कहते हैं कि इनिशियल फ्यू आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास कोई एक्यूट स्ट्रोक का केस आता है, उसमें भी हम कहते हैं कि शुरू के कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे उस पेशेंट का आउटकम डिसाइड करेंगे और इसमें जितना एक्टिवली इंटरवीन करेंगे उतना हमें उसके रेजिडुअल एक्शंस को बचाए रखने में मदद मिलेगी और हम कई प्रकार के फंक्शंस को और मेंटेन कर सकेंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई एक न्यूली डिटेक्टेड केस डायबिटीज़ का आता है तब हम उसके प्रति इतना रिलैक्स्ड एटीट्यूड क्यों अपनाते हैं? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अच्छा कुछ दिन हम ऐसा करते हैं, देखते हैं उसका क्या प्रभाव होता है, कुछ दिन ऐसा करते हैं, कुछ दिन हम लाइफ स्टाइल पर रहते हैं, कुछ दिन हम होम रेमेडीज़ पे रहते हैं, अगर कंट्रोल ना हुआ तब हम टैबलेट्स पे जाएंगे। और इंसुलिन, नो 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 नो, इंसुलिन की तो बात ही नहीं करना। अभी अभी तो मालूम पड़ा अभी से इंसुलिन क्यों ले लें। पिछले कुछ समय से एक यह डिबेट चल रही है कि क्यों ना जैसे एक्यूट एमआई या एक्यूट स्ट्रोक के पेशेंट में हम कहते हैं कि इनिशियल फ्यू आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे ही जो रिसेंटली डेवलप्ड डायबिटीज़ के केस में भी हम यही कहें कि रिसेंट फ्यू डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें हमें बहुत एक्टिवली इंटरवीन करके और इंसुलिन स्टार्ट करके और हम पेशेंट को बहुत एग्रेसिवली कंट्रोल करें। आइए हम इसको एक्टिवली एनालाइज करते हैं कि आखिर एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ हम अगर एक्टिव एनर्जेटिक ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि हम शुरुआत में ही क्यों करें, हम इतना जल्दी क्या है इंसुलिन शुरू करने की, तो मेरा काउंटर क्वेश्चन है, कौन कहता है कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ पे जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत जल्दी है? जब हम सेंट एंटोनियो हार्ट स्टडी में देख चुके हैं कि जैसे ही हमारा प्री डायबिटिक इंडिविजुअल डायबिटीज़ डेवलप करता है, उस डायबिटीज़ के डेवलपमेंट के पहले ही उसमें बहुत सारे और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ के डेवलपमेंट के साथ हम कहते हैं उसकी टिकिंग क्लॉक हाइपोथेसिस की एक क्लॉक टिक 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 करना शुरू हुई कि अब समय सीमित है, अब हमें आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम उनका समय आने का अब आरंभ हो चुका है। एक मेटा एनालिसिस में भी यह देखा गया 95,000 पेशेंट्स को जब 12.5 साल तक फॉलो किया गया तो देखा उसमें 3,700 कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हुई और यह इवेंट्स देखा गया कि जो हमारी डायबिटीज़ की कट ऑफ है 126 फास्टिंग 200 पोस्ट प्रेंडियल, उनसे काफ़ी पहले ही हमारे ये कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने लग गए। तो इसका मतलब डायबिटीज़ के होने के बाद तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते ही हैं, लेकिन उन पेशेंट्स में डायबिटीज़ के होने के पहले ही ये कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स आरंभ हो चुकी थी। इसी प्रकार जब पॉपुलेशन स्टडी में देखा गया कि डायबिटीज़ में HbA1c की वैल्यू जो 5.7% तक नॉर्मल कही जाती है, तो विद इन नॉर्मल रेंज जब HbA1c 5% से 5.6% तक बढ़ रहा था, इस पीरियड में भी HbA1c के बढ़ने के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स की इंसिडेंस बढ़ती चली गई। हम कहते हैं कि फास्टिंग ग्लूकोज जब 126% के ऊपर होगा तब डायबिटीज़ होगी, फास्टिंग ग्लूकोज 100 से कम होगा तब नॉर्मल होगा। 100 to 126 इस रेंज में जो प्री डायबिटिक रेंज है उसमें भी यह देखा गया कि फास्टिंग ग्लूकोज 115 मिलीग्राम पहुँचते पहुँचते भी इंसुलिन का फर्स्ट फेज जो ब्रिस्क इंसुलिन सिक्रीशन होता है वो लॉस हो गया। अर्थात अभी पेशेंट डायबिटिक नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही जो ब्रिस्क इंसुलिन फर्स्ट फेज सिक्रीशन था वह खत्म हो गया और स्लो फेज 2 सिक्रीशन ही बचा रहा। तो डायबिटीज़ होने से पहले ही फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन का भी लॉस हो चुका होता है। नर्सेज हेल्थ स्टडी बहुत फेमस स्टडी है जिसको बहुत लार्ज नंबर ऑफ नर्सेज में बहुत लंबे समय तक देखा गया और इसमें भी ये देखा गया कि डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के 15 साल पहले ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक के रेट बढ़ने आरंभ हो गए थे। तो जिन पेशेंट्स को आगे डायबिटीज़ होनी है उनको 15 साल पहले ही कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स देखी जाने लगी। इसी प्रकार हमारी लैंडमार्क स्टडी यूकेपीडियस में भी देखा गया कि जब डायबिटीज़ मालूम पड़ी टाइप 2 डायबिटीज़ तो 50% पेशेंट्स को एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़
कई माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज़ उसी समय आरंभ हो चुकी थी। तो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस पर भी हम यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बहुत अर्ली है, क्योंकि 50% केसेस में तो अभी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। और इसके बाद जब हम उन पेशेंट्स को रेट्रोस्पेक्टिव डाटा उनका हम फॉलो करें तो हम देखते हैं कि इंसुलिन सिक्रेटरी रिस्पॉन्सेस डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के 10 साल पहले ही हमारे कम होने आरंभ हो गए थे। इसी यूकेपीडियस में यह देखा कि डायबिटीज़ की डायग्नोसिस पे 50% बीटा सेल लॉस हो चुका था, 50% पैंक्रियास ऑलरेडी डेड था। और जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि 10 साल पहले से ये इंसुलिन सिक्रेटरी रिस्पॉन्स घटना आरंभ हो चुका था लगभग। तो मित्रों, इतनी चीज़ें डिस्कस करने के बाद क्या हम अभी भी यह कहेंगे कि डायबिटीज़ की डायग्नोसिस पे जो काम किया जा रहा है वो बहुत अर्ली है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि 10-15 साल पहले से कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, इंसुलिन सिक्रेटरी रिस्पॉन्स, फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन सब कम होते जा रहे हैं। तो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस का टाइम ऑलरेडी बहुत लेट टाइम है, जिस वक्त तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो जिस इंटरवेंशन को हम इस वक्त प्लान कर रहे हैं वो कतई भी अर्ली इंटरवेंशन नहीं कहा जा सकता। अब दूसरी समस्या, यदि टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के समय हमारा लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया सीवियर हो, जैसे HbA1c 10% से ज़्यादा हो, तब आप उसको क्या कहेंगे? कई स्टडीज़ में यह देखा गया है कि जो सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होता है वह बीटा सेल्स की एपोप्टोसिस, बीटा सेल्स की डेथ इंड्यूस करता है। इसी को कहा गया हाइपरग्लाइसीमिया। जो ग्लूकोज लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, वो ग्लूकोटॉक्सिक होते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के लिए। तो हाइपरग्लाइसीमिया इज ग्लूकोटॉक्सिक। डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के साथ साथ जैसे जैसे हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ता जाता है तो 1% HbA1c का राइज, यह हमारी रिस्क ऑफ डेथ, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, BMI या सिगरेट स्मोकिंग, ये सब जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको निगेट करने के बाद भी हमारे रिस्क ऑफ डेथ बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ेगा हमारे कॉम्प्लिकेशन रेट और डेथ का रिस्क बढ़ता जाता है। और इसके अतिरिक्त जब हम ये जानते हैं कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन्स की एक सीमित क्षमता है ब्लड ग्लूकोज कम करने की और HbA1c कम करने की, सिंगल ड्रग 1 to 1.5%, डबल और ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन में 2% से 3% HbA1c कम हो सकता है। तो जरा सोचिए, यदि कोई पेशेंट HbA1c 10% या उससे अधिक लेके आ रहा है तो आप क्या कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उसको टारगेट HbA1c 6.5% तक ले जाएंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इन पेशेंट्स को हम ओरल ड्रग्स पे रखते हैं तो वी आर ट्रीटिंग टू फेल, अर्थात हम अपना गोल अचीव नहीं करेंगे। इसीलिए इंडियन इंसुलिन गाइडलाइंस ने यह गाइडलाइन दी है कि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ यदि फास्टिंग लेवल 250, पोस्ट प्रेंडियल लेवल 300 से ज़्यादा हो या A1c लेवल 8.5 से ज़्यादा हो, तब उस पेशेंट को एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ही इंसुलिन थेरेपी ऑफर की जानी चाहिए या की जा सकती है। यह एक ऑप्शन अवश्य रखना चाहिए। तो मित्रों, इन डिस्कशन से, इन स्टडीज़ से, इन सजेशन से, इन गाइडलाइन से हमने यह जाना कि यदि हाइपरग्लाइसीमिया सीवियर हो तब हम ड्रग थेरेपी ऑप्ट करने का अर्थ हुआ वी आर ट्रीटिंग टू फेल। हम ट्रीटमेंट देने के बाद भी हम अपना गोल अचीव नहीं करेंगे, तो हम ऐसा काम क्यों करें? सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपरग्लाइसीमिया के केसेस में हमें स्टेप केयर अप्रोच की, एक दवा दी, उसको देखा, नहीं काम की, 2 दवाएं दी, नहीं काम की, 3 दवाएं दी। नो डियर, वी विल ट्रीट टू फेल। अल्टीमेटली हमें फेल होना है। इसलिए सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपरग्लाइसीमिया में हमारे पास इंसुलिन से अच्छा ऑप्शन दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नंबर 1, जब हमें टाइप 2 डायबिटीज़ मालूम पड़ी वह समय हम अर्ली या पॉइंट ऑफ इनिशिएशन नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अभी शुरुआत है, क्योंकि काफ़ी काम उसके 10-15 साल पहले शुरू हो चुका है। नंबर 2, अगर सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपरग्लाइसीमिया है तो हम अगर माइल्डली स्टेप केयर अप्रोच में धीरे धीरे चलेंगे तो हम उससे अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमें एक्टिवली इंटरवीन करना है,
हमें राइट फ्रॉम बिगनिंग इंसुलिन या स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स इस्तेमाल करने हैं। परंतु प्रश्न यह होता है कि क्या हमारे पास कोई एविडेंस है या केवल ये मनगढ़ंत हाइपोथेसिस है कि हम एक्टिवली इंटरवीन करें। आइए हम देखते हैं, हम ये जानते हैं कि यदि टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के समय इंसुलिन दी गई तो हमें उसके रिजल्ट्स क्या मिले। इस स्लाइड में हम कुछ स्टडीज़ देख रहे हैं जिसमें सीवियर सिम्प्टोमेटिक हाइपरग्लाइसीमिया के साथ जो पेशेंट पहली बार डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के साथ दिखाने आया उसको हम लोगों ने डिफरेंट इंसुलिन रेजिमेंट्स आरंभ किए और उनके रिजल्ट्स क्या निकले। फर्स्ट स्टडी जो पार्क एट ऑल ने की थी उसमें उन्होंने CSII कॉन्टिन्यूस सबकुटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूज़न दिया 2 महीने तक, और 2 महीने के बाद जब उन्होंने इंसुलिन इन्फ्यूज़न बंद किया तो ये देखा गया कि अगले 1 साल तक 34% केसेस को कोई मेडिसिनल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको कहा गया कि दे वेंट इनटू रेमिशन। टाइप 2 डायबिटीज़ भी रेमिशन में चली गई जब 2 महीने तक इंटेंसिवली उसको CSII से कॉन्टिन्यूस सबकुटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन से ट्रीट किया गया। एक दूसरी स्टडी में तो यह काम 2 वीक तक ही किया गया, लेकिन 2 साल के बाद भी 42% पेशेंट्स रेमिशन में मिले, अर्थात 2 साल के बाद भी 42% पेशेंट्स को किसी ड्रग थेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ी, वह अपना नॉर्मोग्लाइसीमिया मेंटेन करते रहे। CSII के अलावा MSI मल्टीपल सबकुटेनियस इंजेक्शंस जब इंसुलिन के दिए गए तीसरी स्टडी में और 2 वीक तक केवल यूग्लाइसीमिया मेंटेन किया गया है। आप देखिए डायग्नोसिस के बाद 2 वीक केवल 14 डेज तक स्ट्रिक्ट कंट्रोल देने के बाद भी 50% केसेस रेमिशन में गए। रेयन एट अल ने यही MSI 3 महीने तक जब कंटिन्यू की, उन्होंने भी देखा कि 1 ईयर तक 50% पेशेंट्स ड्रग फ्री इंटरवल में चलते रहे। अब CSII जिसमें कॉन्टिन्यूस हम इंसुलिन इन्फ्यूजन दे रहे हैं, MSI जिसमें मल्टीपल इंजेक्शंस दे रहे हैं। जरा थोड़ा माइल्डर रेजिमेन की बात करते हैं। हैरिसन ने प्री मिक्स इंसुलिन ट्वाइस डेली और मेटफॉर्मिन इनको 3 मंथ्स तक दिया, और आप ये देख के आश्चर्य करेंगे कि 3.5 ईयर्स तक इस स्टडी में दिखाया गया कि बीटा सेल फंक्शंस प्रिजर्व रहे। जो लॉस ऑफ बीटा सेल फंक्शन एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ होता है उसको इंटेंसिव थेरेपी से 3.5 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखा गया। इसी तरह लास्ट स्टडी लिंग एट अल ने जब इंसुलिन और मेटफॉर्मिन दोनों इन पेशेंट्स में दी तो पेशेंट्स न केवल उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, बल्कि जब उनसे पूछा गया आप कैसा फील करते हैं तो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनियर में भी उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर थी, पेशेंट कंप्लायंस और सेटिस्फेक्शन लेवल भी बेटर था। अर्थात अगर हम एक अच्छा रिजल्ट देते हैं तो पेशेंट इस इंटेंसिव थेरेपी को भी एक्सेप्ट करता है खुशी खुशी। इन स्मॉल नंबर ऑफ केसेस के साथ की गई सिंगल सेंटर स्टडी के अतिरिक्त एक मल्टी सेंट्रिक स्टडी ग्लोरी ट्रायल में जिसमें ग्लार्जीन और मेटफॉर्मिन दी गई नेव टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जिनको अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं चला था 36 वीक्स तक, उसमें भी ये देखा गया कि जब बेसल इंसुलिन थेरेपी ग्लार्जीन के रूप में दी गई, ये सबसे माइल्डर अप्रोच है इंसुलिन थेरेपी की, उसमें भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड बीटा सेल फंक्शंस। तो बेसल इंसुलिन सपोर्ट देने पर भी हम ऐसे पेशेंट्स के बीटा सेल फंक्शंस को प्रिजर्व कर सकते हैं, यह इस ग्लोरी ट्रायल में देखा गया। हाँ, इंसुलिन से रिलेटेड थोड़ा हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स और वेट गेन का रिस्क जरूर इस स्टडी में दूसरों से ज़्यादा था। और इन सब के साथ जो सबसे बड़ा रिलीफ का फैक्टर था कि हर केस के लिए ऐसे केसेस को एडमिशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे केसेस को इंसुलिन को डोमिसिलियरी बेसिस पे भी आरंभ किया जा सकता है, अर्थात डायबिटीज़ मालूम पड़ी और इंसुलिन को हम आउटडोर बेसिस पे भी स्टार्ट करके पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मित्रों, हमने इन एग्जाम्पल से, इन स्टडीज से क्या सीखा? हमने यह जाना कि यदि टाइम ऑफ डायग्नोसिस पे टाइप 2 डायबिटीज़ में इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी पेशेंट को दी जाए, इट कैन डू वंडर्स। तो ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, बल्कि इतने सारी स्टडीज़ में देखा गया कि पेशेंट ड्रग फ्री रह सकता है फॉर 1 और 2 ईयर्स, बीटा सेल फंक्शंस प्रिजर्व रह सकते हैं, और उसके बाद पेशेंट का जो असेसमेंट है टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ लाइफ
वह भी बेहतर हो सकता है। एक बात, बीटा सेल फंक्शंस का क्या रिस्पॉन्स होता है इस इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी पे, इंसुलिन थेरेपी एट द टाइम ऑफ डायबिटीज़, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ पे, इसको हम लोग विस्तार में फिर से समझते हैं। एक स्टडी में दिखाया गया कि जब टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस पे फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन लॉस हो चुका होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज भी काफ़ी ब्लंटेड होते हैं, लेकिन जब हम इंसुलिन से नॉर्मोग्लाइसीमिया इंड्यूस करते हैं तो यह बीटा सेल फंक्शंस कुछ हद तक रिवर्स तक किए जा सकते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है, जो पेशेंट्स जब टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के साथ सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आए, तब आरंभ में उनका एक्यूट इंसुलिन रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, ऑलमोस्ट 0% पे था। अब कई पेशेंट ग्रुप्स हैं जिनको आपस में कंपेयर किया गया। जिन पेशेंट्स को कॉन्टिन्यूस सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन दिया गया, जिनको मल्टीपल इंजेक्शंस दिए गए, जिनको ओरल ड्रग्स ही दी गई लेकिन इंटेंसिवली एक अच्छी डोज में, उन पेशेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा, और कुछ पेशेंट्स थे जो रेमिशन में नहीं गए इनके बावजूद, उनका क्या रिस्पॉन्स था। तो यदि आप देखें फर्स्ट कॉलम से जो सेकंड कॉलम में जाते समय आफ्टर थेरेपी की इंटेंसिव थेरेपी के बाद नॉर्मोग्लाइसीमिया अचीव करने के बाद सभी ग्रुप्स में इंसुलिन लेवल, एक्यूट इंसुलिन रिस्पॉन्स काफ़ी हद तक बढ़ गया। तो सभी वो केसेस किसी भी तरह से मैनेज किए गए, उनमें थेरेपी के बाद एक्यूट इंसुलिन रिस्पॉन्स बढ़ गया। लेकिन एक साल पे क्या हुआ? जिन पेशेंट्स को इंसुलिन थेरेपी दी गई, CSI या MSI, वो ब्लू बार और रेड बार से हम देख रहे हैं, उनमें इंसुलिन जो बीटा सेल फंक्शंस हैं वो प्रिजर्व रहे, एक्यूट इंसुलिन रिस्पॉन्स प्रिजर्व रहा। ग्रीन बार से हम देख रहे हैं कि जिनमें ओरल ड्रग्स दी गई, उनमें इनिशियली तो एक्यूट इंसुलिन रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर गया था, लेकिन साल भर तक आते आते वो काफ़ी कम हो गया। लेकिन कई पेशेंट्स जो रेमिशन में नहीं गए, उसमें एक साल के बाद वह उसी लेवल पे थे जहाँ पे वो आरंभ में आए थे, उनका एक्यूट इंसुलिन रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट निल हो चुका था। इस प्रकार एक साल के बाद भी हम इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी पे काफ़ी पेशेंट्स के एक्यूट इंसुलिन रिस्पॉन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी स्टडी में ये जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि बीटा सेल फंक्शंस को 3.5 ईयर्स तक बीटा सेल फंक्शंस प्रिजर्व होते देखे गए अगर इनिशियल इंटेंसिव थेरेपी पेशेंट्स को ऑफर करते हैं। एक स्टडी में बीटा सेल फंक्शंस को और इंसुलिन रेजिस्टेंस के होमा मॉडल को स्टडी किया गया, और इसमें भी ये देखा गया कि इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी के बाद 1 ईयर पर होमा रिस्पॉन्सेस बेटर रहे बजाय उन पेशेंट्स के जिनको बहुत ही माइल्डली और नॉन एग्रेसिव मैनर में जिनको इंटरवीन किया गया। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि बीटा सेल फंक्शंस टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के साथ लगातार डिटेरियोरेट करते जाते हैं, परंतु इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं। कुछ हद तक ये बीटा सेल फंक्शंस रिवाइव किए जा सकते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और कुछ हद तक ये इरिवर्सिबल होते हैं जो कॉन्टिन्यूस डाउनफॉल में चलते जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये रिवर्सिबल कंपोनेंट केवल इनिशियल पीरियड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ के समय ही रहता है, अर्थात यह इनिशियल पीरियड टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के बाद बहुत ही सेंसिटिव है, जिसमें हम इंटेंसिव थेरेपी के द्वारा इन बीटा सेल फंक्शंस को रिवर्स करके कुछ समय के लिए नॉर्मलाइज तक भी कर सकते हैं। इसीलिए हम इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी को एक सेकेंड विंड फॉर बीटा सेल्स कहा गया, मतलब दूसरा जीवन, पुनर्जीवन। यदि हम हाइपरग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करते हुए टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को राइट फ्रॉम डे 1 हम इंसुलिन दें, इंटेंसिवली मैनेज करें, तो हम बीटा सेल्स को पुनर्जीवन दे सकते हैं और उनकी लाइफ स्पैन है उसको बढ़ा सकते हैं। तब ये एक आश्चर्य की बात है कि इंसुलिन केवल ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग में काम नहीं करती। इंसुलिन के कई प्लियोट्रोपिक रोल्स हैं। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यह रिएक्टिव और ऑक्सीजन स्पीशीज़ को, नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रोडक्शन को, इन दोनों को यह मॉडिफाई करती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो कि डैमेजिंग है उनको सप्रेस करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि फेवरेबल है, जो कि वेजोडाइलेटेशन कराता है, परफ्यूजन बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करती है। एंडोथेलियल डिसफंक्शंस को
रिड्यूस करती है, जो एडहेजन मॉलिक्यूल्स जो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रोवोक करते हैं उनके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करती है, और इस प्रकार इन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण से यह कई प्रकार के पॉजिटिव इफेक्ट्स देती है वेस्कुलर एपिथेलियम, एंडोथेलियम पे और बीटा सेल पैंक्रियास की। कुछ एनिमल स्टडीज़ में तो यह तक देखा गया कि इंसुलिन देने से हम बीटा सेल्स की डिफ्रेंशिएशन और प्रोलिफरेशन को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी स्टडीज़ में, एनिमल स्टडीज़ में यह भी देखा गया कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से बीटा सेल एपोप्टोसिस बढ़ जाती है, उसको भी इंसुलिन देके कुछ हद तक रोका जा सकता है। न केवल एनिमल स्टडीज़ में बल्कि कुछ ह्यूमन स्टडीज़ में भी देखा गया कि यदि हम बीटा सेल्स को इन्फ्यूज़ करते हैं इंसुलिन से, तो इंसुलिन इन्फ्यूज़न उन बीटा सेल्स की इंसुलिन सिक्रेटरी रिस्पॉन्स को और इम्प्रूव कर देता है। तो मित्रों, इन एनिमल स्टडीज़, इन ह्यूमन स्टडीज़ के बेसिस पे शायद यह कहा जा सकता है कि इंसुलिन केवल पेरिफेरल सेल्स पे ही, पेरिफेरल टारगेट्स पे ही काम नहीं करती, इंसुलिन बीटा सेल्स पर भी काम करती है। और वास्तव में बीटा सेल्स भी इंसुलिन रेस्पॉन्सिव टिश्यूज़ हैं, जिनको अगर हम इंसुलिन प्रॉपरली यूज़ करें तो बीटा सेल की लाइफ को और प्रिजर्व तक कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत आश्चर्य की बात है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के समय यदि हम इंसुलिन दें तो कैसा होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के पहले भी कभी इंसुलिन दी गई हो? वास्तव में ऐसा हुआ है। वास्तव में ओरिजिन ट्रायल या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के केसेस में कंडक्ट किया गया था, जहां प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स को डायबिटीज़ होने से पहले ही ग्लार्जिन इंजेक्शंस दिए गए, और यह देखा गया कि जिन पेशेंट्स को ग्लार्जिन दी गई उनमें फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ तक को हमने सप्रेस कर दिया। तो न केवल डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ के समय बल्कि डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के पहले भी अगर हम इंसुलिन को यूज़ करते हैं तो शायद हम उनके कुछ लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस को पा सकते हैं। इसी ओरिजिन स्टडी के एक सब स्टडी में, ग्रेस ओरिजिन ट्रायल में, जिसमें प्री डायबिटिक पेशेंट को ग्लार्जिन इंसुलिन दी गई थी, कैरोटिड इंटिमा मीडिया थिकनेस की भी मेजरमेंट किया गया, और उनमें देखा गया कि जिन पेशेंट्स को ग्लार्जिन दी गई थी उनमें ये CIMT थिकनेस भी कंपेरेटिवली कम रही, स्टेटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट रहा, लेकिन तब भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू में रिडक्शन ये देखा गया इंसुलिन आरंभ करने के बाद। तो मित्रों, हम लोगों ने टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस पे इंसुलिन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं यह तो हमने खूब जाने। क्या इनका अर्थ यह हुआ कि जिस पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ हुई सबको ही हम इंसुलिन आरंभ कर दें, या कोई ऐसे सबसेट ऑफ पेशेंट हैं जो इन इंसुलिन थेरेपी के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे? आइए इनको समझते हैं। एक सजेशन तो यह है कि वह पेशेंट जो मार्क्ड सिम्टोमेटिक है, मार्गली सिम्टोमेटिक हैं और जिनका HbA1c 8.5% से ज़्यादा है, जैसा हमने अपनी इंडियन इंसुलिन गाइडलाइन में देखा। और इन पेशेंट्स में हम एडवांटेज क्या ले सकते हैं? न केवल एक अर्ली नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्लाइसेमिक वैल्यूज़, ग्लाइसेमिक कंट्रोल में, बल्कि एक बीटा सेल फंक्शंस को भी हम रिस्टोर करने का काम कर सकते हैं। तो एक वो पेशेंट जो सिम्टोमेटिक है प्लस जो सिग्निफिकेंटली हाइपरग्लाइसेमिक है, HbA1c 8.5% से ज़्यादा। इसके अतिरिक्त एक दूसरा सबसेट है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाडा, लेट ऑनसेट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट। यह कौन पेशेंट्स होते हैं जो कि टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में हैं, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी के कारण से पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स डैमेज हो रही हैं। अर्थात हो सकता है इनमें कई पेशेंट्स में हम एंटी-GAD एंटीबॉडीज डिमॉन्स्ट्रेट कर लें। तो इन पेशेंट्स को अगर हम इंसुलिन देते हैं तो वास्तव में यही वह पेशेंट्स हैं जिसमें बीटा सेल फंक्शंस और तेज़ी से डिटेक्ट कर रहे हैं और वो और जल्दी इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी जिनमें। तो इनमें अगर हम इंसुलिन थेरेपी पहले से आरंभ कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ हद तक हम बीटा सेल्स को और अच्छा प्रिजर्व कर सकें। तो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट्स या लाडा पेशेंट्स के अतिरिक्त वह पेशेंट जिनमें वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज़्यादा है, यह भी वो पेशेंट्स हो सकते हैं जिनमें हम टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के साथ ही इंसुलिन आरंभ करें, जिनमें हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया,
या ये दोनों, या जिनको और तरह की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की संभावना हो या पहले से ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप हो चुकी हो, उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के साथ ही इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करना ज़्यादा लाभप्रद रह सकता है। जिन स्टडीज़ में यह इंसुलिन थेरेपी, एग्रेसिव इंसुलिन थेरेपी दी गई, उनके रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस में कुछ फैक्टर्स देखे गए जो हमें यह बताते हैं कि कुछ पेशेंट्स में रेमिशन की संभावना ज़्यादा हो सकती है। वह कौन से हैं? वह पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन शुरू करने के 2 वीक्स के अंदर कंट्रोल जिन्होंने अचीव कर लिया, जिनमें इंसुलिन की डोज रिक्वायरमेंट कम हुई, या जो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जिनका फास्टिंग लेवल कम था। तो फास्टिंग लेवल कम था, कम डोज ऑफ इंसुलिन से और बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गए, यह वह पेशेंट्स हैं जो रेमिशन में जाने की संभावना जिनमें ज़्यादा है। एक और स्टडी में एक बहुत आश्चर्यजनक पहलू देखने को मिला कि जिन पेशेंट्स का BMI ज़्यादा है, यानी जो रिलेटिवली ओवरवेट या ओबीज इंडिविजुअल हैं, वो रेमिशन में ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। यह किस प्रकार हुआ? वास्तव में ये हम जानते हैं कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, और इंसुलिन जिन पेशेंट्स में होता है उनका वेट, जिनमें इंसुलिन जो डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स हैं उनके वेट से ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ओबेसिटी में भी वो बीटा सेल मास बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के काउंटर एक्ट करने के लिए हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ, तो ओबेसिटी में भी बीटा सेल मास बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो ओवरवेट इंडिविजुअल्स हैं उनमें बीटा सेल मास ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा सरलता से प्रिजर्व किया जा सकता है इस इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी के द्वारा। तो यह जानने के बाद कि टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के समय इंसुलिन दी जा सकती है और वह बहुत लाभप्रद रहती है उस समय में भी और उसके बाद के एफर्ट्स को काउंटरएक्ट करने के लिए भी, तो अब हम यह देखते हैं कौन से क्लिनिशियन इस इंसुलिन थेरेपी को किस प्रकार से इस्तेमाल में लाते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जब पेशेंट हमारा क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है तब इंसुलिन आरंभ करते हैं, क्योंकि शायद अब उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं बची। आप समझ सकते हैं वह क्लास 3 डॉक्टर्स हुए जो सब निकल जाने के बाद इंसुलिन को उपयोग में लाते हैं। इसके विपरीत कुछ डॉक्टर्स हैं जो इंसुलिन को ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल में लाते हैं कि अब ओरल ड्रग से काम नहीं चल रहा और अब हम इंसुलिन इस्तेमाल करें। तो डेफिनेटली यह उस स्थिति से अच्छा है कि जब हम कॉम्प्लिकेशंस के समय आने के बाद इंसुलिन शुरू कर रहे हैं। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट इंसुलिन अर्ली जब हमारी ओरल ड्रग्स काम करना बंद कर चुकी हैं या कम कर रही हैं। और इन सब के विपरीत क्या हम क्लास 1 डॉक्टर्स को नहीं कहना चाहेंगे यह जानने के बाद कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ के समय इंसुलिन के सबसे अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने पेशेंट को उसी समय प्राइम करें, उसी समय एजुकेट करें, उसी समय से इंटेंसिवली ट्रीट करें, जिससे कि हम उस पेशेंट में रेमिशन इंड्यूस कर सकें और सबसे बड़ी चीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ की नेचुरल हिस्ट्री को मॉडिफाई कर सकें, उसका जो लॉन्ग टर्म में डिटोरेशन है उसको स्लो कर सकें, उसमें वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की संभावना को हम घटा सकें। तो मित्रों, इस डिस्कशन के अंत में शायद हम यह एक दावे के साथ कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के समय अर्ली हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए यदि हम प्रयोग में लाते हैं तो वह टाइप 2 डायबिटीज़ की नेचुरल हिस्ट्री को भी प्रभावित करती है। तो जैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कहते हैं कि कुछ डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की लाइफ हिस्ट्री को, नेचुरल हिस्ट्री को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से क्यों ना हम इंसुलिन को भी यह नाम दें कि इंसुलिन भी एक टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एक डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट है जो उसकी नेचुरल हिस्ट्री को प्रभावित कर सकता है, बशर्ते हम इस इंसुलिन को सही समय पर सही प्रयोग में लाएं। अर्थात सिग्निफिकेंट सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ जो पेशेंट डायग्नोसिस के समय ही आ रहा है तो उसी समय से इंसुलिन शॉर्ट टर्म 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए देकर उसको रैपिडली कंट्रोल करके, और क्यों ना हम उस टाइप 2 डायबिटीज़ की नेचुरल हिस्ट्री को ही मॉडिफाई करें इस इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी के द्वारा। धन्यवाद।
मित्रों, आज हम लोग इन हॉस्पिटल डायबिटीज़ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि एक बार हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो हम यूजुअली पेशेंट की डायबिटीज़ केयर का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, उनमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रह सकती हैं और हमको उनको किस प्रकार से ओवरकम करना चाहिए। इसको हम लोग एक केस डिस्कशन के माध्यम से समझते हैं। एक 69 ईयर ओल्ड मेल जिसको 13 साल से डायबिटीज़, साथ में हाइपरटेंशन और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एमआई रहा है, वह ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेते हुए 8 मिलीग्राम गिलिम्प्राइड, 2000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन, 30 मिलीग्राम पैरामिडोजोल लेते हुए भी 171 और 283 फास्टिंग और पीपी ब्लड ग्लूकोज के साथ इमरजेंसी में दिखाने आए। डायग्नोज किया गया कि उनको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस विद कोलिलिथियासिस है और उनको जब हॉस्पिटलाइजेशन के समय उनकी ब्लड शुगर 316 मिलीग्राम परसेंट निकली। अब उनको एडमिट किया गया और यह प्लान किया गया कि उनकी आगे कोलिसिस्टेक्टमी कराई जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग में कोलिसिस्टेक्टमी प्लान करके उनको एज यूजुअल स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन पर रखा गया, जिसमें यह कहा गया कि 150 मिलीग्राम परसेंट से कम अगर शुगर रहती है तो कोई प्लेन इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन नहीं दी जाएगी। 150 टू 200 मिलीग्राम परसेंट रहने पर 4 यूनिट, 200 से 250 8 यूनिट, 250 से 300 12 यूनिट और 300 से 350 पे 16 यूनिट्स, 350 से अबव रहने पे 20 यूनिट्स। यह प्लेन इंसुलिन उनको 6 आवरली ब्लड ग्लूकोज चार्टिंग के अनुसार लगाई जाएगी। आइए देखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उनका ब्लड ग्लूकोज किस प्रकार से वेरी किया। हम देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में डे 0 पर 6 PM एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनका 316 था, जिसको देखकर स्लाइडिंग स्केल के अनुसार उनको 16 यूनिट रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दी गई। जब 11 PM पे सोते समय दोबारा टेस्ट किया गया, इट वॉज 276। स्लाइडिंग स्केल के अनुसार उनको 12 यूनिट प्लेन इंसुलिन दोबारा दी गई। परंतु रात में पेशेंट ने कुछ डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट की। जब उसकी रात के 3 बजे ब्लड शुगर चेक हुई तो यह केवल 87 मिलीग्राम परसेंट निकली। अब 87 शुगर देखकर उनको 10% डेक्सट्रोज दिया गया और मॉर्निंग में जब ब्लड शुगर देखी तो ये 312 मिलीग्राम परसेंट थी। अब मॉर्निंग में तो कोलिसिस्टेक्टमी प्लान कर रखी थी, इतनी हाई ग्लूकोज लेवल पे वह संभव नहीं था, इसलिए उनको स्लाइडिंग स्केल के अनुसार 16 यूनिट प्लेन इंसुलिन देकर सर्जरी पोस्टपोन की गई। 12 o'clock ग्लूकोज वॉज 281, अगेन 12 यूनिट्स दिया गया। 6 PM पे जब ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया तो ये 134 मिलीग्राम परसेंट निकला। सब लोग काफ़ी रिलैक्स थे कि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल आ रही है। स्लाइडिंग स्केल के अनुसार कोई इंसुलिन देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कोई इंसुलिन दी नहीं गई। लेकिन जब रात में 11 बजे ब्लड ग्लूकोज की तो इट वॉज अगेन 387 दे के स्लाइडिंग स्केल के अनुसार 20 यूनिट्स दिया। क्योंकि पहले दिन 3 AM पे उसको ब्लड शुगर लो हुई थी, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था, इसलिए आज भी प्रिकॉशनरी 3 o'clock शुगर देखी, वो 163 मिली, थोड़ी सी हाई थी, इसलिए 4 यूनिट्स प्लेन इंसुलिन दे दी। परंतु मॉर्निंग में ब्लड ग्लूकोज केवल 75 निकली। अब ब्लड ग्लूकोज 75 थी, उस पर कोई प्लेन इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं थी। नॉर्मल लेवल में है, थोड़ा लोअर साइड में है, 5% डेक्सट्रोज स्टार्ट करके और उसकी सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। 12 o'clock पे ब्लड ग्लूकोज लेवल वॉज 369, 20 यूनिट्स प्लेन इंसुलिन दिया। परंतु 3 PM पे फिर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हुआ और ब्लड ग्लूकोज केवल 73 निकली। डिस्कम्फर्ट चलता रहा तो उसको जब एग्जामिन किया गया, ECG की गई तो दिखा अगेन ही लैंडेड अप इन एक्यूट एमआई। 6 o'clock ब्लड शुगर वॉज 294, 12 यूनिट्स। 11 o'clock ब्लड शुगर 302, प्लेन इंसुलिन 16 यूनिट्स। मिडनाइट दोबारा उस पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लो हो गई 45 मिलीग्राम परसेंट। 10% डेक्सट्रोज देके उसको रिकवर किया गया। मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज 238 मिलीग्राम परसेंट, फिर प्लेन इंसुलिन। 12 o'clock 217, फिर प्लेन इंसुलिन। 6 o'clock 232, फिर प्लेन इंसुलिन।
लेकिन 8 PM पे फिर उसको कंप्लेंट्स हुई, देखा 73 मिलीग्राम पर सेंटीग्राम। 10% डेक्सट्रोज देके उसको कंफर्टेबल किया गया। 11 o'clock 298, 3 AM 154, 4 यूनिट्स इंसुलिन रात में दी गई, मॉर्निंग अगेन 63। तो आप देख सकते हैं कि इस 4 दिनों में पेशेंट को काफ़ी हाइपर ग्लाइसेमिक एपिसोड्स हुए, 300, 250 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर। और जब हम लोगों ने उसमें इंसुलिन देके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये देखा गया कई बार इस पूरे एपिसोड में वो 6 बार हाइपोग्लाइसीमिया उसको हुआ, जिसके लिए 10% डेक्सट्रोज देना पड़ा। सर्जरी तो हो नहीं पाई 4.5 डेज के एडमिशन के बाद भी, लेकिन एक्यूट MI एक बार दोबारा हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि इसके मैनेजमेंट में कहाँ क्या कमियां रह गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लगभग 4 दिनों के हॉस्पिटल स्टे के बाद भी पेशेंट के ग्लाइसेमिक फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहे, मल्टीपल हाइपोग्लाइसेमिक स्पेल्स हुए। एक वैल्यू हमने नॉर्मल देख के सर्जरी उसकी कर दी, लेकिन सर्जरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हमारे लेवाइल ही रहे और एक्यूट MI और हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार हम देख सकते हैं जिस पेशेंट को हम अपने कन्वेंशनल स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन पर रखते हैं, पेशेंट एडमिट हुआ, हमने उसके हिसाब से एक स्केल बनाया कि इतनी ब्लड शुगर लेवल पे इतनी कन्वेंशनल शॉर्ट एक्टिंग रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन दी जाएगी। और इस हिसाब से जब हम पेशेंट को मैनेज करते हैं तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में ये अप्रोच क्या है? इसको हम कहते हैं नो एक्शन ओनली रिएक्शन। मतलब हमने देखा ब्लड शुगर कितनी हुई और उस ब्लड शुगर लेवल के अनुसार हमने उसको रिएक्टिव अप्रोच लेते हुए हमने उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिस्क्राइब की। तो इस प्रकार जो होना था वो हो गया और उसको करेक्ट करने के लिए हम बाद में उसका एक रिएक्शन ले रहे हैं। एक और कमी, हमने कभी ये मुड़ के नहीं देखा कि पिछले दिन क्या हुआ था। पहले दिन उसको कितनी इंसुलिन दी गई, उसका रिस्पॉन्स कैसा था, उसको हाइपर कब हुआ, उसको हाइपो कब हुआ, हमने कभी भी इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया। तीसरा फैक्टर, हमने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि पेशेंट ने खाना कब खाया, क्योंकि हमने अपने रेजिम में ये लिखा था कि 6 आवरली ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग होनी है। सिस्टर ने घड़ी देखी, उसने आई शुगर टेस्ट किया और जितनी इंसुलिन की जरूरत थी वो लगा दिया। 6 AM पे मॉर्निंग 6 o'clock शुगर देख के इंसुलिन दी जा रही है। 6 o'clock पे पेशेंट खाना नहीं खा रहा, ब्रेकफास्ट नहीं ले रहा, हद से हद वो एक चाय और बिस्किट ले लेगा। सिमिलरली 12 बजे और शाम को 6 बजे वो लंच और डिनर नहीं कर रहा और हम इंसुलिन उसको उस समय दे रहे हैं, खाना किसी और समय दिया जा रहा है। जो हम ब्लड शुगर टेस्ट करें उसका खाने से कोई भी रिलेशन हम नहीं रख रहे। तो इस प्रकार से जब पेशेंट नील ओरली चल रहा है, सर्जरी के लिए प्लान किया गया है, उसको हम ओरली नहीं दे रहे, तब भी हम उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हैं, जिसका इफेक्ट इस तरह से पीक करके और फिर वो फॉल करता है। तो आखिर हमें करना क्या चाहिए? जैसे ये पेशेंट था जो नील ओरली रखा गया था, इसको हम किस प्रकार से मैनेज करें? याद रखें, जब भी हम ऐसे पेशेंट को सबक्यूटेनियस प्लेन इंसुलिन दे रहे हैं तो प्लेन इंसुलिन का कर्व हमेशा एक पीक देगा, जो कि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पे स्टार्ट एक्ट करना शुरू करेगी इंसुलिन, 2 to 4 आवर्स पे उसकी पीक आएगी और फिर 6 to 8 आवर्स तक उसका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। यह पीक इंसुलिन एक नील ओरली पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स के लिए आइडियल रेजीम है कि हम उनको IV इंसुलिन इन्फ्यूज़न दें, नॉर्मल सलाइन में या DNS में, आइसोलाइट M में, किसी भी प्रकार से। और यह इंसुलिन इन्फ्यूज़न हम कभी भी उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने पर उसको इन्फ्यूज़न रेट बढ़ा सकते हैं, ग्लूकोज लेवल कम होने पर उसका इन्फ्यूज़न रेट घटा सकते हैं। तो इन्फ्यूज़न रेट को घटा के या बढ़ा के हम उसकी शुगर को बेहतर तरह से मैनेज कर सकते हैं, जो कि इंस्टेंटेनियसली काम करना शुरू करेगी और जैसे ही आवश्यकता होगी वैसे ही हम उसको कम करेंगे और उसका एक्शन कम होने लग जाएगा। याद रहे,
आईवी इंसुलिन, एक बार इंसुलिन सर्कुलेशन में जब पहुंचती है उसकी हाफ लाइफ केवल 4 मिनट होती है। तो 4 मिनट का मतलब वो मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स तक वो काम करेगी। तो अगर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कभी फॉल भी कर रहा है, हमने इंसुलिन इन्फ्यूज़न कम किया या बंद भी किया, तो 10 मिनट के अंदर इंसुलिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो परसिस्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, हमने इंसुलिन इन्फ्यूज़न बढ़ाया, तो इमीडिएटली उसका एक्शन भी आरंभ हो जाएगा। तो नील ओनली पेशेंट में, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, सीरियसली इल पेशेंट में हमें इंसुलिन इन्फ्यूज़न सबसे अच्छा तरीका है किसी पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने का। इसका एक एडवांटेज और भी है, हम पिछले दिन का एक एवरेज इंसुलिन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर इस पर्टिकुलर पेशेंट में पिछले दिन कितनी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ी, और उससे हम अगले दिन का इंसुलिन इन्फ्यूज़न रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मित्रों, स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन जिस तरह से हम लोग प्रयोग में लाते हैं हॉस्पिटल्स में, उसके अनेकों लिमिटेशंस हैं। यह एक रिएक्शनरी अप्रोच है। ब्लड ग्लूकोज कम हुआ, इंसुलिन कम कर दी, ज़्यादा हुआ, इंसुलिन बढ़ा दी। पीछे की शुगर लेवल देख के हमने काम किया, हमने आगे क्या होगा, कैसा हो सकता है, उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं किया। जब हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तब हम उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन दे रहे हैं, पहले से प्लान नहीं कर रहे हैं। हम न्यूट्रिशन को ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि कब पेशेंट भोजन लेगा, और उसके डायरनल वेरिएशंस कम होंगे। याद करिए, इस पेशेंट को रात के 3 बजे शुगर देखी गई और हाइपरग्लाइसीमिया देख के हमने उसको प्लेन इंसुलिन दे दी। क्या उसने रात में 3 बजे कुछ भोजन लिया? जब हम 3 बजे उसको, जब उसके पेट में कुछ भी नहीं है, नीड ओनली पेशेंट था, जब हम उस समय उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे रहे हैं, तो क्या हम उसको प्रोवोक नहीं कर रहे कि 3-4 घंटे बाद उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा? और ऐसा ही उसमें हुआ। फिर से देखिए, हमने इस पेशेंट में 16, 18, 20 यूनिट इंसुलिन भी एक बार में यूज़ किए, जो कि बहुत ही नॉन फिजियोलॉजिकल, बहुत लार्ज डोजेज ऑफ इंसुलिन है। इनसे हमेशा ब्लड शुगर लेवल यूँ फ्लक्चुएट करता रहा। हमारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का इफेक्ट यूँ हाई हुआ, फिर यूँ फॉल किया। इसको कभी भी हमने एक प्रोलॉन्ग और कांस्टेंट, एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे के सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। यह स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन की सबसे बड़ी कमी थी। आइए इस पिछले केस से कुछ सबक लेते हुए हम लोग एक दूसरे केस को समझते हैं। इस सेकंड केस, जो कि एक एल्डरली मेल है, 59 ईयर ओल्ड मेल, ये भी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ का, 21 ईयर्स की डायबिटीज़ विद ओबेसिटी एंड सिस्टमिक हाइपरटेंशन। यह एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ COPD के साथ एडमिट हुआ। इसकी भी फास्टिंग और PP ब्लड ग्लूकोज 211, 370, 60 ग्रॉसली अनकंट्रोल्ड, ग्लिबिनक्लामाइड मैक्सिमम डोजेस 20 मिलीग्राम पर डे पर। HbA1c was 9.8%। तो ग्रॉसली अनकंट्रोल्ड पेशेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ COPD। आइए इसका मैनेजमेंट हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। इस पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान लिखते समय एक बात को संज्ञान में लिया गया कि हमें इसको एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सपोर्ट देना है। तो यह प्लान किया गया 8 यूनिट ऑफ ग्लार्जिन, इसको बेड टाइम प्रिस्क्राइब की गई, ये दी जाएगी, और उसके साथ हम इसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करेंगे और स्लाइडिंग स्केल प्रिस्क्राइब किया गया। ध्यान दीजिए, इस पेशेंट के स्लाइडिंग स्केल में जो हम प्रीवियस स्लाइडिंग स्केल से कंपेयर करें तो बहुत स्मॉल डोजेज ऑफ इंसुलिन यूज़ की जा रही है। 200-250 मिलीग्राम % शुगर पे 6 यूनिट्स, जबकि पहले हमने 8 यूनिट प्रिस्क्राइब की थी। 250-300 में 8 यूनिट्स, जबकि पहले 12 यूनिट्स थी। 300-350 में 10 यूनिट्स, जबकि पहले 16 यूनिट्स थी। और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया 350 एंड अबव में 12 यूनिट्स, जबकि पहले हम 20 यूनिट्स हमने प्रिस्क्राइब की थी। तो इस प्रकार से हमने कंपेरेटिवली स्मॉलर डोजेज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ये एक स्लाइडिंग स्केल बनाया, और साथ में एक सप्लीमेंटल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सपोर्ट इस पेशेंट को दिया। आइए देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स इस पेशेंट में मिलता है। जब इस पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल चार्टिंग प्रिस्क्राइब की गई तो इस बात को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया कि यह ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग पेशेंट की मील्स के हिसाब से होंगी।
अर्थात ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले। प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच, प्री डिनर, एक बार बेड टाइम पेशेंट की सेफ्टी देखने के लिए, और अगर आवश्यकता हो, क्योंकि पेशेंट को विंड डाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिस पेशेंट को हम पहली बार इंसुलिन सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए रात 3 o'clock पर। देखिए डे 1 पर मॉर्निंग 243 जिस पर 6 यूनिट रेगुलर इंसुलिन दी गई, प्री लंच 201 जिस पे 6 यूनिट्स इंसुलिन दी गई, प्री डिनर 286 जिस पे 8 यूनिट इंसुलिन दी गई। यह हमने अपने स्लाइडिंग स्केल के अनुसार इसको दिया। बेड टाइम 8 यूनिट ग्लार्जिन दी गई। ब्लड ग्लूकोज लेवल 265 था बेड टाइम पर, लेकिन हमने कोई भी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन नहीं दी, क्योंकि इस समय पेशेंट कोई मील नहीं ले रहा। मिडनाइट 3 o'clock चेक किया, इट वॉज 217, सिग्निफिकेंटली हाई है, लेकिन पेशेंट को कुछ मील्स नहीं लेनी, इसलिए हमने आज पहले दिन कोई शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इस समय भी नहीं दी। अब डे 2 का ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग ग्लूकोज लेवल 198 था, सिग्निफिकेंटली हाई है। हमने पहले दिन देखा कि जब हमने उसको 6 यूनिट्स ब्रेकफास्ट में, 6 यूनिट्स लंच में दिया, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा फॉल नहीं किया। सारे प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच, प्री डिनर 200 प्लस ही रहे। तो आज हमने इसको 2 यूनिट्स बढ़ाकर 8 यूनिट्स अपने इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल को रिवाइज किया, और हमने उसको 8 यूनिट मॉर्निंग, 8 यूनिट बिफोर लंच ये दिया, और प्री डिनर में 8 की जगह 10 यूनिट्स दिया, क्योंकि प्रीवियस डे बेड टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा था। तो डे 2 पे हमने उसको 8, 8 और 10 यूनिट्स प्लेन इंसुलिन दी, प्रीवियस डे के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के आधार पर, प्रीवियस लेवल की इंसुलिन का एक्शन देखते हुए। बेड टाइम ब्लड ग्लूकोज 197 थी। अब हमें देना था लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। हम जानते हैं कि ग्लार्जिन बेड टाइम देने पे 24 आवर काम करती है और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। हमने देखा फास्टिंग लेवल 198 था, हाई था, इसलिए आज हमने ग्लार्जिन 8 की जगह 10 यूनिट्स प्रेस्क्राइब की। मिडनाइट 3 o'clock देखा, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हुआ, और नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज लेवल रिलेटिवली बेटर थी, 159। प्रीवियस डे का हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स प्री लंच, प्री डिनर ज़्यादा थे, परंतु आज हमारा जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वह केवल 159 ही है, प्रीवियस डे के 198 के कंपैरिजन में। तो आज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो इंसुलिन कल काम अच्छा नहीं कर रही थी, शायद आज हमें ग्लूकोज लेवल उससे बेटर कंट्रोल मिले, क्योंकि ग्लार्जिन का सपोर्ट और आ रहा है। इसलिए आज हमने इसके प्लेन इंसुलिन को मॉर्निंग में 8 यूनिट्स ही दिया। हम देखते हैं प्री लंच 198 रहा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट उतना नहीं मिला जितना हम प्रिज्यूम कर रहे थे, इसलिए हमने अब उसको 10 यूनिट्स शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दी। प्री डिनर 177 था। हमने पहले दिन से देखा कि पहले दिन 10 यूनिट्स इंसुलिन प्री डिनर दिया था, लेकिन बेड टाइम 197 था। आज हमने इसलिए 12 यूनिट्स इंसुलिन दिया, फिर बेड टाइम देखा 171। अब ग्लार्जिन की डोजेस हमें देनी है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के आधार पे, इस समय जो बेड टाइम आया उसके आधार पर नहीं। इसलिए हमने देखा कि फास्टिंग हमारी डे 3 में 159 थी, जो कि ज़्यादा थी, इसलिए हमने आज की ग्लार्जिन को 10 की जगह 12 यूनिट्स दिया। अब ध्यान दें कि 171 बेड टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हुए भी हम ग्लार्जिन की डोज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्लार्जिन फास्टिंग ग्लूकोज को कंट्रोल करेगी। मिडनाइट 3 o'clock पे ब्लड ग्लूकोज 128 थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग फास्टिंग ग्लूकोज हमारी काफ़ी बेहतर 139 आ गई। जब ब्लड फास्टिंग शुगर हमारी काफ़ी बेहतर है, आज हमने इसका पोस्ट प्रैंडियल प्लान किया, और पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू आज इसकी हमें 187 मिलीग्राम% मिली, रोज की 8 यूनिट इंसुलिन देते हुए। तो मित्रों, हम इस केस को देख के हम ये सीख रहे हैं कि सेम जो ट्रीटमेंट था, जो हम स्लाइडिंग स्केल हम पहले केस में भी यूज़ कर रहे थे, स्लाइडिंग स्केल दूसरे केस में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस स्लाइडिंग स्केल में प्रीवियस के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंसेस थे। आइए उनको हम समझते हैं।
तो इस केस के मैनेजमेंट में जो डिफरेंसेस थे, सबसे बड़ा तो ये कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हमने क्लॉक के हिसाब से ना करके मील्स के हिसाब से की, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर। इंसुलिन डोजेज जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की हमने यूज़ की वो बहुत लार्ज डोजेज में ना यूज़ करके रिलेटिवली स्मॉल डोजेज में की, जिससे एक मेजर फ्लक्चुएशंस ना मिले। हमने अपने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की स्लाइडिंग स्केल को प्रीवियस डे के एक्सपीरियंस के अनुसार चेंज किया। हमने देखा फर्स्ट डे 6 यूनिट से काम नहीं चला तो नेक्स्ट डे उसको 8 यूनिट्स दिया उन्हीं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे। हमने देखा 8 यूनिट्स पे इफेक्ट कम अच्छा आया तो नेक्स्ट डे हमने उसको 10 यूनिट्स किया उसी इंसुलिन क्वांटाइल में देखते हुए। इसके अतिरिक्त हमने एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ एडिशनली इस्तेमाल किया, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सपोर्ट का, ग्लार्जिन एट बेड टाइम। तो इस प्रकार से हमने रेट्रोस्पेक्टिव लर्निंग तो की कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था उसके अनुसार हम नेक्स्ट डे क्या करें। तो प्रीवियस रेट्रोस्पेक्टिव डे के हिसाब से आगे का प्रोस्पेक्टिव हमने प्लान रोज रिवाइज किया। पहले केस में हमने एक स्लाइडिंग स्केल पे बना दिया, उसी पे हम चलते चले जा रहे थे, लेकिन इस केस में हम रोज प्रीवियस डे के एक्सपीरियंस के आधार पे अपने स्लाइडिंग स्केल को रिवाइज करते रहे। स्लाइडिंग स्केल की जो हमारा कन्वेंशनल स्लाइडिंग स्केल है उसके ऊपर एक एडिशनल एडवांटेज रहा। तो मित्रों, यह था एक मॉडिफाइड स्लाइडिंग स्केल जिसमें हम एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सपोर्ट ले रहे हैं, स्मॉल डोजेज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज कर रहे हैं, इसको मील के अनुसार यूज कर रहे हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, और प्रीवियस डे एक्सपीरियंस के साथ डेली अपना स्लाइडिंग स्केल रिवाइज कर रहे हैं। यही अंतर है इस मॉडिफाइड स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन में अपने कन्वेंशनल स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन पर। धन्यवाद।